दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय अंकुर सर। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए अब नया टॉपिक वर्णमाला के बाद हमारा है शब्द विचार। आज टॉपिक नया लेकर के आया हूँ और ये यूपी टेट, सी टेट और पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे पूरे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द रचना कि शब्द क्या होता है। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? तो यह परिभाषा है इसकी कि शब्द किसे कहते हैं। तो सीधे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है कि अक्षर अथवा अक्षरों, अक्षर के बारे में आपको पहली वीडियो में क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो अक्षर के बारे में आप जानकारी अच्छे से प्राप्त कर चुके हैं कि अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं। कि जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, यदि मैंने लिख दिया क म ल, तो क्या हुआ कि इसका एक सार्थक अर्थ निकला। क्या है? एक कमल है। यदि मैं इसको उल्टा सीधा लिख देता हूं, यदि ल क म ऐसा लिख देता हूं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ध्वनि समूह तो है, परंतु क्या है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अक्षरों अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक, यानी कि उसका अर्थ भी होना चाहिए, कोई सार्थक उसका अर्थ भी होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, वो आपका शब्द बनता है, ना कि कोई निरर्थक। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि आपके होते हैं शब्द के भेद। कि हमने शब्द की परिभाषा जान ली है, अब देखते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं। इस शब्द के दो भेद होते हैं, जो मुख्यतः होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसे आपने कभी कभी कहा होगा कि घर में पूछते हैं कि मम्मी खाना वाना बना है या नहीं, तो क्या होगा, ये खाना वाना शब्द होगा, खाना वाना बना है या नहीं। तो खाना शब्द तो आप क्या होता है, सार्थक, सार्थक हो जाता है, खाना वाना बना है नहीं। तो खाना क्या हो जाता है आपका, सार्थक हो जाता है, और वाना क्या हो जाता है आपका, क्या निरर्थक शब्द होता है। परंतु क्या है, इनका लय के लिए, हम लय बनाने के लिए ही हम इनका प्रयोग करते हैं। कि क्या होता है, लय बनाने के लिए जी खाना वाना हो गया, कि लय बनाने के लिए या अपनी बात पूर्णतया प्रकट करने के लिए ही हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। पहले बच्चों देखते हैं कि सार्थक शब्द के अब कितने भेद होते हैं। अब सार्थक शब्द होते हैं आपके पहले रचना के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर होते हैं, फिर क्या है, उत्पत्ति या भाषिक होते हैं, और फिर होता है अर्थ के आधार पर होते हैं, और एक फिर होता है आपका विकार के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं आपकी रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द, तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। क्या है अगर तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द। ये तो आपका रचना या बनावट के आधार पर। फिर दूसरा आपका उत्पत्ति या भाषा के आधार पर। तो इसमें आपके जो होते हैं मूल शब्द, तो आपके होते हैं 4 होते हैं, और कुल मिलाकर के आपके 5 होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि उत्पत्ति या भाषा के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं, तो मुख्यतः या मूल आपके होंगे 4 होंगे, और यदि आपसे पूछता है कि कुल कितने हैं, तो कुल में आप बताएंगे कि आपके 5 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला है इसमें आपका तत्सम शब्द। क्या है आपका? तत्सम शब्द होगा। दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा? तद्भव है। तीसरे नंबर पे आपका देशज है। चौथे नंबर पे आपका विदेशज है। और ये 5 नंबर पर जो मैंने आपके लिए स्टार किया है कि ये 5 उनमें आ भी सकता है, और ये 4 भी आपसे पूछ सकता है। तो संकर शब्द क्या आपका 5वें नंबर का बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके यही परिभाषा होगी कि आपके जो मूल शब्द होंगे वो 4 होंगे, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने होंगे, 4 भेद होंगे, और कुल पूछता है तो आपके साथ वो 5 हो जाएंगे। तो 4 कौन से हैं? पहले लेते हैं एकार्थी, यानी कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। विपरीतार्थी शब्द क्या होंगे? यानी कि विलोम शब्द, यानी कि उनका बिल्कुल विपरीत कार्य जो करेंगे, अर्थ बताएंगे, वो क्या हो गया आपका विपरीतार्थी शब्द कहलाएंगे। समानार्थी शब्द होते हैं कि जिन शब्दों का बिल्कुल ही समान अर्थ होता है वो ही क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और ये 5 नंबर, इसके ऊपर मैं अस्टार बना देता हूँ कि अस्टार इसलिए है कि कुल आपको कुल मूल्य पूछ सकता है कि कितने हैं, 4 हैं, और कुल भी पूछ सकता है तो आपके कितने हैं, 5 है। ये आपका समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति यानी कि जो सुनने में सिर्फ एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला है 4 नंबर आपका। 4 नंबर पे आपका क्या? विकार। विकार के आधार पर
शब्द क्या है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका विकारी शब्द और एक होता है आपका अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, यानी कि जो लिंग वचन कारक के कारण आदि के कारण विकार उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और जो विकार उत्पन्न नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझता हूँ कि आपकी बात में समझ में ये सब आ गया होगा कि अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर चलते हैं अपना रचना या बनावट के आधार पर हम शब्द आपका करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पहला भाग था हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपका कितने भेद थे, आपके 3 भेद थे। पहला है आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम कितना क्या रूढ़ शब्द कि प्यारे बच्चों जैसे मैं लिखता हूँ कुर्सी, कमल, कुर्सी, कमल, हाथी, घर। तो प्यारे बच्चों अब जो कुर्सी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुर्स प्लस ई, कुर्स धन ई, कमल को क धन मल, हा धन थी और घर को लिख रहे हैं घ धन र। तो प्यारे बच्चों देखते होगी कुर्स प्लस ई पर तो आप इसे कहोगे कि ये शब्द ये तो सर अर्थ का भी अनर्थ हो गया कि ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है। और आपने कहा का धन मल, तो का धन मल तो कुछ भी किसी का अर्थ बनता ही नहीं, ना ही कोई अपना अलग अलग अर्थ बताता है। तो प्यारे बच्चों ये रूढ़ शब्द भी यही कहने वाला है कि इनका जो शब्द होगा जिनका खंडन करके यानी कि जिनको खंडित करके हम कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकाल पाते वही क्या कहलाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम उसका यदि खंडन करते हैं शब्द का तो उसका कोई अर्थ अलग नहीं निकलता, वही शब्द आप क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों हम इसकी लिखते हैं, अब डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा सा इसके बाद में परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों का हम खंडन नहीं कर सकते या खंडन कर सकते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वही क्या कहलाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो कैसे शब्द परिभाषा, जिन शब्दों का खंडन नहीं होता, क्या खंडन नहीं होता वही क्या कहलाते हैं, आपके वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों का अभी मैंने बताया था कि कुर्सी का हमने यदि खंडित कर देते हैं तो क्या होता है, उसका अर्थ नहीं निकलता, तो वही क्या कहलाते हैं, आपका रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उदाहरण लिखते हैं, जैसे कुर्सी, हाथी। ठीक है, अब यदि कुर्सी का ऐसे यदि आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ, दोबारा पुनरावृत्ति करता हूँ कि कुर्स प्लस ई करते हैं तो क्या होता है, ये इसका अर्थ नहीं बताती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, दूसरा होगा आपका घोड़ा कर देते हैं, घर आदि। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार के शब्द जिनका हम खंडन नहीं कर सकते और खंडन यदि कर भी देते हैं तो क्या होता है, उनका कोई अर्थ अलग अलग नहीं निकल पाता, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्द में चलते हैं, आपका यौगिक शब्द। दूसरा क्या होगा आपका, ये रूढ़ शब्द आपके समझ में आ गया होगा, तो दूसरा देखते हैं आपका है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दूसरा है आपका यौगिक शब्द। जैसे कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि यौगिक शब्द यानी ये किसी न किसी के योग से अवश्य ही बने होंगे। यानी कि जैसे करते हैं यौगिक करते हैं हम वर्णशब्द, योग में यदि हम क्या लगाते हैं, इक प्रत्यय। अब ये कोई कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि यौगिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय इसमें लगा है। यानी योग के साथ इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है, यौगिक। यानी किसी न किसी के योग से अवश्य ये शब्द बने हैं। यानी कि जो शब्द, इसके बारे में थोड़ा लिख देता हूँ, जो शब्द योग से बने हैं, क्या योग से बने हैं, यानी किसी न किसी के योग से ही बने हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं।
बने शब्द जो सब योग से बने हों, बने हो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ विद्या धन, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। क्या करें बच्चों? बन जाता है आपका विद्यालय, विद्यालय। तो प्यारे बच्चों के योग, विद्या क्या होगा आपका? जानकारी या किसी की सीख या शिक्षा, और आलय क्या होगा? घर, यानी कि विद्या का घर, विद्यालय। यानी कि हमने क्या किया? विद्यालय का यदि खंडन कर देते हैं तो हमारे क्या दोनों शब्दों का क्या है? अर्थ अलग अलग अर्थ निकल जाता है, तो वही क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि खंडन करने के बाद भी क्या होगा? इसका अर्थ जरूर निकलता है दोनों शब्दों का। और इसमें यौगिक में क्या था कि आपका खंडन करने के बाद कोई शब्द नहीं निकलता था। ठीक है, तो अब लिखते हैं पहले बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे राजपुत्र। राजपुत्र क्या होगा? इसका खंडन करते हैं हम, राजा और क्या आ जाएगा दूसरा? पुत्र, राज धन पुत्र, क्या होता है आपका? राजपुत्र। ठीक है, शिवालय, शिवालय, शिव धन आलय, शिव धन आलय, यानी कि शिव का जो घर है वही क्या है? आपका शिवालय है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये दो अलग अलग शब्दों के योग से ही क्या बनते हैं? आपके योगी शब्द बनते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ठीक है, एक अच्छी सी डेफिनेशन पहले हमने थोड़ा सा समझ लिया, अब इसके बारे में एक डेफिनेशन थोड़ी सी और लिख लेते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से, शब्दों से मिलकर, मिलकर बनने वाले, बनने वाले सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। कि ऐसा भी ना हो कि हमने शब्द जोड़ दिए परंतु उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तब भी क्या होगा? यौगिक नहीं होगा। तो बनने वाले शब्द क्या, सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों की परिभाषा लिखवाना क्यों जरूरी है? कि यदि हमें किसी के बारे में पता ही नहीं होगा कि वो क्या होगा, उसके बारे में क्या करना है, तो हम ये इसके बारे में फिर जानकारी अधिक प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए इसका क्या होगा? परिभाषा लिखवाना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले सार्थक शब्द को ही क्या कहते हैं? हम यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, परंतु ये देखो कि हमने अभी बताया कि क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनेंगे, परंतु अपवाद इसमें क्या होगा? उसमें प्रत्यय अपवाद होगा। अपवाद क्या होगा? उसमें अपवाद होता है आपका, इसमें प्रत्यय होता है, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है? अलग से अर्थ खंडन करने पर नहीं निकलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। अब यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। यौगिक शब्द आपके चार प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्दों में आपके चार प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? चार प्रकार के शब्द आते हैं। पहला क्या आएगा आपका? संधि आएगा, दूसरा आएगा आपका समास आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? समास आएगा। तीसरा होगा आपका उपसर्ग आएगा, और चौथे नंबर पर आपका जाता है फिर आपका प्रत्यय आता है। प्रत्यय हमेशा क्या होता है? अपवाद में ही रहा रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप समझेंगे होंगे कि यौगिक शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होता है। ठीक है, और अभी हमारा तीसरा नंबर है आपका योग रूढ़ शब्द। क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। यानी कि तीसरे नंबर पर हमारे क्या होता है? योग रूढ़ शब्द आता है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ठीक है, अब बता कि योग और रूढ़, यानी कि योग क्या होगा किसी का? चलो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि योग धन रूढ़ इसका बराबर क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? यानी कि तीसरा शब्द, तीसरा
शब्द होगा। यानी कि क्या होगा, एक तो शब्द होगा किसी शब्द के है। रूढ़ शब्द तो आपको समझ में आ गया कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, वही क्या होगा आपका रूढ़ शब्द होगा। योग यानी कि शब्द किसी का योग होने पर जो शब्द तीसरा बनता है वही क्या आपका तीसरा शब्द क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पंकज का उदाहरण मैं आपको देता हूँ, पंकज, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, पंक धन ज, ठीक है, पंक धन ज। पंक का अर्थ क्या होगा आपका कीचड़, क्या होगा कीचड़, ठीक है। और ज का अर्थ होगा आपका उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न। क्या हुआ, कीचड़ से उत्पन्न, अर्थात कमल। क्या हुआ कि पंकज ने पंक धन ज, यानी कि कीचड़ से उत्पन्न शब्द जो, सॉरी, कीचड़ से जो उत्पन्न है वही क्या है आपका पंकज है। पंकज अर्थात यानी कि कमल है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि इसके साथ क्या हुआ, पंक क्या हुआ, उसके साथ योग हुआ, और जय क्या हुआ आपका रूढ़ शब्द उसमें साथ जुड़ने के बाद फिर क्या आपका तीसरे शब्द का जो निर्माण हुआ पंकज का, वही आप क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी लिख लेते हैं, और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो शब्द दो से या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के योग से बनते हैं, योग से मिलकर बनते हैं, योग से मिलकर बनते हैं, या योग से बनते हैं, ठीक है। और क्या है कि अपर, परंतु क्या है, पर अपना अर्थ छोड़ करके, जो अपना सामान्य अर्थ होगा, पर अपना सामान्य अर्थ, अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके, सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं या प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या दिया, पंकज धन दिया, ये हुए जल धन द, तो प्यारे बच्चे क्या बनेगा ये जलद, और जलद क्या बन जाता है आपका, जलद किसका प्रश्न बन जाता है, अर्थ बन जाता है, किसका अर्थ बन जाता है, बादल का, जलद क्या होगा बादल, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पर शब्द दो जुड़े हैं, जल और द, ठीक है, परंतु उन्होंने एक विशेष अर्थ दिया, क्या जलद का, और जलद का अर्थ क्या होगा बादल हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों में समझता हूँ कि आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, और रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि जो बहुब्रीहि समास होता है वो आप क्या होता है, इसके योग रूढ़ शब्द का ही उदाहरण होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिख करके आप बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।